पहले क्या करेंगे, लोवेस्ट नंबर, फिर उसी एटम में उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैलेंस करते जाना है। इसको हम लोग सिंपलेस्ट वे में किसी को कैसे समझा सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, तो उसी को हम लोग एक इक्वेशन में लिखते हैं जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखते हैं। अब ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे 2 एटम है और ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लगाना, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन नहीं लगाना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आया हूँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर लेकर आया हूँ, और जिसमें हम लोग देखेंगे क्या 2 टॉपिक आज मैं कवर करूंगा, जिसमें यहाँ पे है केमिकल इक्वेशंस कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, फिर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? अगर इसको हम डिफाइन करने जाएं, तो अगर कोई पूछेगा केमिकल इक्वेशन डिफाइन कीजिए, तो एक्चुअली में क्या है ना, देखिए, इट इज शॉर्ट फॉर्म या और इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट वे, it is short form to describe chemical change। तो ये उसका डेफिनेशन है, केमिकल चेंज, या केमिकल चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो क्या बोल रहा है, एक चीज समझिए, तो मान लीजिए कि अगर हम ऐसे बोलते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो ये केमिकल चेंज को स्टेटमेंट में बोला गया, तो ये एक लॉन्ग प्रोसीजर हो गया, यानी ये लॉन्ग फॉर्म है। इसको हम लोग सिंपलेस्ट वे में किसी को कैसे समझा सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, तो उसी को हम लोग एक इक्वेशन में लिखते हैं जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखते हैं जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम स्टेटमेंट देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, when magnesium रिबन का मतलब वो रिबन के फॉर्म में आता है, ये सॉलिड होता है। मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड in the presence of एयर में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, एयर, कोमा, पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो ये देखिए, ये जो लिखे बाबू अभी, ये जो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हैं, देखिए इतनी ये लॉन्ग फॉर्म में लिखा गया है, एकदम लंबा सा लिखा गया है कि ये केमिकल चेंज ही बता रहा है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, तो फिर क्या बोला है कि पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग दिखाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी केमिकल इक्वेशन या केमिकल इक्वेशंस क्या है, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंजेस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसी को देखिए हम लोग लिख रहे हैं केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में। तो यहाँ बोला कि मैग्नीशियम रिबन का मतलब होता है कि ये मैग्नीशियम सॉलिड्स है, मैग्नीशियम सॉलिड है, और ये स्ट्रिप रिबन, ये इस तरह से रिबन इसका स्ट्रिप के फॉर्म में आता है, ये रिबन है इस तरह से, ये मैग्नीशियम का फॉर्म है, मैग्नीशियम का रिबन है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन यानी एयर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बर्न कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, देखिए, तो यहाँ पे एक बोल रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, और ये बता दें कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना बाबू, ये व्हाइट पाउडर होता है, और एक चीज और बता दें कि जब ये मैग्नीशियम रिबन है ना बाबू, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो इसका सरफेस पे इसके ऑक्साइड का लेयर होता है, जो वो क्या करता है, इसके रिएक्टिविटी को कम कर देता है। तो इसको रिएक्शन करवाने के लिए यहाँ पे हम लोग सैंड पेपर यूज करते हैं, ये सैंड पेपर की हेल्प से क्या करते हैं, इसको रब करते हैं, इसके सरफेस को क्लीन करते हैं टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर।
तब जाके ये रिएक्टिव होता है और एयर से रिएक्ट करता है। एयर के कांटेक्ट में आते ही ये मैग्नीशियम, और ये क्या होगा, अचानक से जलना स्टार्ट नहीं करता, पहले धीरे धीरे ये क्या होगा, गर्म होगा, फिर जलना स्टार्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये जल कर ये ऐश बोल सकते हैं, ये व्हाइट ऐश बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका ये राख जिसको बोलते हैं हम लोग ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये ऐश बन जाएगा, ये भी सॉलिड होता है। तो देखिए अब जो यहाँ पे इतना बड़ा लिखे थे कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या O2 द पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। उसी को हम लोग क्या करना है कि देखिए यहाँ पे लिखा गया क्या, एक इक्वेशंस के फॉर्म में लिखा गया। देखिए ये चीज अब ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे जो लिखा गया है ये इक्वेशंस के फॉर्म में लिखा गया है। तो इस इक्वेशंस में यहाँ पे बताया है कि पहले भी बता चुके इससे पहले कि ये जो एरो है बाबू, ये बता रहा है कि इससे पहले वाला जो ये पार्ट है वो रिएक्टेंट है। एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो रिएक्शन से पहले जो कंटेनर में लेते हैं, यानी रिएक्शन करवाने के लिए कंटेनर में क्या लेना पड़ेगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करवाना पड़ेगा, तो ये रिएक्टेंट्स कहलाएगा। और रिएक्शन के बाद जो बनता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है बाबू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इस तरह से लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, केमिकल इक्वेशंस को और भी एग्जांपल के साथ देखते हैं। अब देखिए हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस, यहाँ पे बोला गया है कि कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे, कैसे हम कुछ केमिकल रिएक्शंस का प्रोडक्ट लिखेंगे, तो ये ध्यान देना है। यहाँ बोला केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, तो देखिए केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखना। तो केमिकल इक्वेशन के लिए देखिए हम लोग क्या क्या करते हैं, बताए थे कि इसमें रिएक्टेंट होता है, जो भी एक इसमें रिएक्टेंट होगा, और रिएक्टेंट हमारा क्या होता है, जनरली लेफ्ट साइड होता है, और बताए थे कि रिएक्टेंट हमेशा LHS की तरफ, सॉरी टेल की तरफ होता है, प्रोडक्ट भी मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट। अब बताओ यहाँ पे इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए बताए थे कि इसको ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए बाबू इसका स्टेट मेंशन करते हैं। अगर ये सॉलिड है और यहाँ पे क्या है, ये लिक्विड बन रहा है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं रिएक्शन कंडीशन, ऊपर में क्या लिखते हैं बताए थे आपको, रिएक्शन कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, ये यूज करते हैं। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा गया है, ये केमिकल इक्वेशंस है, इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट सिंबल भी यूज किए थे और वो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो कहने का मतलब है कि केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2 गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है, व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस, तो ये बनता है गिवन टेम्परेचर, ये यहाँ पे एक टेम्परेचर सेट किया जाता है, इस टेम्परेचर पे, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर नहीं होता है, एबव द रूम टेम्परेचर ये रिएक्शन होता है, H2 और O2 से रिएक्ट करने के बाद ये बन जाता है H2O लिक्विड। तो ये केमिकल इक्वेशंस है। अब आपको बता दें जो केमिकल इक्वेशंस होता है बाबू, ये जो केमिकल इक्वेशंस होता है ये दो तरह के होता है। देखिए ये जो केमिकल इक्वेशंस है, ये केमिकल इक्वेशंस है, इसको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस को। एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल शॉर्ट में हम इक्वेशन लिख रहे हैं। और दूसरा जो होता है उसका नाम है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे जो इक्वेशंस पढ़ना है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं ये। तो ये यानी केमिकल इक्वेशन दो तरह को देखने को मिलेगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है वो मैं बताता हूं आपको। तो अभी देखिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, अभी आपको मैं यहां पे लिख रहा हूं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट साइड जो नंबर ऑफ एटम यूज किया गया है वो प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम यूज किया गया है उसके बराबर नहीं होगा, यानी LHS बराबर नॉट RHS होगा, ईच एंड एवरी एटम्स। फॉर एग्जांपल हम बताते हैं कि मान लो, फिर हम सेम यहाँ पे लिखते हैं, चलो इक्वेशन लिख रहे हैं वही, मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो प्रोडक्ट जो बना था वो क्या बना था, MgO, और इसको हम लोग बर्न करते हैं तब ये रिएक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि चलिए इसका अगर स्टेट मेंशन करते हैं तो ये क्या होगा,
केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम स्टेट मेंशन करते हैं। ये सॉलिड है, ये गैस है और ये आपका सॉलिड है। अब आपको बता दें कि ये रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस, कैसे पता चलेगा कि अनबैलेंस्ड है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे जो LHS, देखो ये जो रिएक्टेंट साइड है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट साइड। ये जो रिएक्टेंट साइड है बाबू, रिएक्टेंट साइड, इसको जनरली हम लोग LHS मानते हैं, ये LHS तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड। और जो प्रोडक्ट बना है, ये जो प्रोडक्ट बना है, ये जो प्रोडक्ट साइड है, ये जो प्रोडक्ट साइड है बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं RHS। इन जनरली क्या होता है कि हमारे LHS में रिएक्टेंट्स होते हैं और RHS में प्रोडक्ट होते हैं, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि अनबैलेंस में क्या होता है कि नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एटम्स, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है ना। अगर हम बता दें इस रिएक्शन में देखिएगा, अगर मैग्नीशियम एटम बताइए तो LHS में कितना है, उसका नंबर कितना है, देखिए 1 एटम यूज किया गया मैग्नीशियम एटम। राइट साइड में देखिए RHS में मैग्नीशियम एटम कितना एटम यूज किया गया, यहाँ भी देखिए यहाँ पे 1 एटम यूज किया गया, तो 1 एटम हो गया। अब दूसरा क्या, दूसरा एटम कौन सा है, ऑक्सीजन एटम। दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम का संख्या यानी उसका नंबर देखेंगे लेफ्ट साइड में, यानी रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2 एटम यूज किया गया है, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना एटम यूज किया गया है, 1। तो कहने का मतलब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, वो वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें जो रिएक्टेंट साइड में ईच एंड एवरी आइटम जो रहेगा उसका नंबर प्रोडक्ट साइड यानी RHS में सेम नहीं होगा। अगर सेम नहीं है तो ये अनबैलेंस कहलाएगा। और अगर नंबर ऑफ ईच एंड एवरी आइटम्स प्रेजेंट इन द क्या रिएक्टेंट साइड या LHS बिकम्स इक्वल टू द क्या नंबर ऑफ क्या ईच एंड एवरी आइटम्स प्रेजेंट इन द क्या प्रोडक्ट साइड, तो वो कहलाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है बाबू। अब देखिए, अब एक एग्जांपल बताते हैं आपको जो कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल मैं इसका लेता हूं। अब हम देखने जा रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखने जा रहे हैं, एग्जांपल भी बता रहे हैं। अब जो रिएक्शन लिखे थे वही रिएक्शन वापस मैं लिख रहा हूं, MgO2 से बना था MgO, ये आपका रिएक्शन था। अभी देखिए ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखो बैलेंसिंग जब करते हैं, हालांकि मेथड बताएंगे, तो देखो इसको हम बैलेंस करके लिख देते हैं। बैलेंसिंग में क्या करते हैं बाबू कि पहले जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इसका फार्मूला में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इसको एज इट इज छोड़ देना है। देखिए ये आपका हो गया रिएक्टेंट्स और वो हो गया प्रोडक्ट्स। जब हम इसको बैलेंसिंग करेंगे यहाँ पे वापस, देखिए यहाँ पे जब हम बैलेंसिंग करेंगे, देखिए यहाँ पे देखना है कि मैग्नीशियम एटम LHS में कितने हैं, 1 एटम है, यहाँ पे 1 एटम है, ये तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 एटम है और ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लगाना, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन नहीं लगाना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है कि इसके कोफिशिएंट यानी ये जो बंद कर दिया है यहाँ से बॉक्स से, मतलब इस फार्मूला में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला, अगर मान लीजिए गलती से आप यहाँ पे देखिए गलती से इसमें O2 लगा दिए ना, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो इसको नहीं करना है आपको, ये गलती नहीं करना है आपको। बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना होगा कि जो भी नंबर अगर यहाँ पे कम है उसको हम यहाँ पे क्या करें, कोफिशिएंट में ऐड करेंगे, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे 2 ऐड कर दिए तो ये हो गया 2 MgO। अब ये ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी चेंज हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब जो देखिएगा कि ये बैलेंस है कि नहीं, अब देखिएगा कि ये बैलेंस नहीं है कि ये, अगर देखना है कि बैलेंस है कि नहीं, तो यहाँ पे ध्यान देना, हम बता रहे हैं कि LHS और यहाँ पे क्या है, इधर है RHS। अब देखिए एटम, यहाँ पे मैग्नीशियम एटम, देखो कि मैग्नीशियम एटम हर एक एटम को चेक करना है, ईच एंड एवरी एटम। मैग्नीशियम एटम रिएक्टेंट साइड LHS साइड अगर देखेंगे तो कितने एटम है, 2 एटम है। यहाँ भी देखेंगे तो देखिए 2 × 1, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 एटम है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन एटम को देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 एटम है। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना एटम हो चुका है, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 1 × 2, इसको से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। क्या बोलते हैं बाबू, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अगर तो आपको अगर बोलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्या समझते हैं, तो आपको बताना है कि जो भी एटम्स रिएक्टेंट्स में रिएक्टेंट साइड यूज किया गया है प्रोडक्ट साइड, उनका नंबर LHS और RHS में सेम होना चाहिए। मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर उनका क्या होना चाहिए,
सेम होना चाहिए, तो ये कहलाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाई ए केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, कि क्यों एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, तो उसका आंसर हम बता रहे हैं और उसका आंसर यहाँ लिख के उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए उसका जो क्वेश्चन हम लोग सोल्व देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है आपका, व्हाई ए केमिकल रिएक्शन, व्हाई ए केमिकल रिएक्शन should be balanced। तो ये क्वेश्चन है कि कोई एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस क्यों होना चाहिए। देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन को तभी करेक्ट माना जाएगा जब वो बैलेंस हो सकता है। अगर वो उसको बैलेंस किया जा सकता है दैट मीन्स वो केमिकल रिएक्शन करेक्ट है। बिकॉज कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जितने भी केमिकल रिएक्शन है ना, एक लॉ को फॉलो करता है जिसका नाम है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो अगर इसका रीजन अगर हम बताएं, इसका आंसर अगर बताएं तो बिकॉज, इसका आंसर लिख रहे हैं बिकॉज टू फॉलो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो देखिए ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन मस्ट फॉलो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है बाबू, इसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, सारे रिएक्शंस को। अब ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है, अगर हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बोलते हैं तो आपको ये पूछेगा नहीं, लेकिन बता दे रहा हूं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। या इसको दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। और इसको अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि टोटल मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन। तो देखिए अगर हमको अगर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करें कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है, लॉ ऑफ अगर मास कंजर्वेशन, ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है, ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है, अगर ये एक्सप्लेन करें तो एक इसको एक लाइन में बोल सकते हैं टोटल मास, ये क्या है वो ध्यान देना, ये होता है टोटल मास बिफोर द रिएक्शन, becomes equal to total mass after the reaction, इसको लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, सपोज मान लीजिए कि ये H2 है और ये O2 है, और यहाँ पे हम लिख दिए कि ये H2 जब O2 से रिएक्ट करता है तो H2O बनता है। अब देखिए अगर इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। पहला बात ये बैलेंस है कि नहीं, देखिए इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो ये अनबैलेंस्ड है, अभी ये अनबैलेंस है। अब देखिए मान लीजिए कि हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट कर गया, ऑक्सीजन भी पूरा रिएक्ट कर गया और वाटर बन गया। तो देखिए अगर हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, तो देखिए अगर कितना मास कंज्यूम हुआ हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 32 ग्राम। यानी टोटल मास रिएक्शन, देखो अगर हम बोलेंगे रिएक्शन से पहले कितना मास यूज किए हैं, 34 ग्राम मास यूज किए हैं। रिएक्शन के बाद अगर इसका मास निकालेंगे बाबू तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस इसका क्या हो गया 16, तो 18 ग्राम है। अब यहाँ पे देखिएगा कि रिएक्शन से पहले मैंने क्या लिया है 34 ग्राम, और रिएक्शन के बाद कितना बना है 18 ग्राम मास। तो क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं किया। इसका मतलब है कि इसको हमको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। इसको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। अब इसको क्या करते हैं, देखिए अब इसमें हम लोग चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, देखिए चेंज ये करते हैं कि देखिए बैलेंसिंग बताएंगे कैसे करना है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कर देंगे, तो ये अब ऑक्सीजन 2 होगा लेकिन हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो अब ये बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि ये जो पहले से 2 ग्राम था अब ये कितना ग्राम हो गया, ये हो गया 4 ग्राम, क्योंकि 2 है ना, 2 यहाँ पे 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन 32 ग्राम हो गया, तो अब इसके जगह पे टोटल कितना हो गया 36 ग्राम हो गया बाबू।
अब देखो राइट साइड में क्या हुआ कि ये वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे था तो 18 ग्राम मास था, अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हो गया तो 2 इंटू क्या करना है 18 कर देना है, तो ये हो जाएगा 36 ग्राम। अब देखिए अब क्या हुआ कि मास बिफोर द रिएक्शन कितना हो गया 36 ग्राम और मास आफ्टर द रिएक्शन कितना हो गया 36 ग्राम। तो कहने का मतलब है कि ए केमिकल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, और इसको बैलेंस होने का रीजन क्या है कि ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करना है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है और ये कैसे है, अब मैं बताऊंगा कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंस कैसे करते हैं मैं ये बताने वाला हूं। अब तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो देखिए आपको बैलेंसिंग है, कौन सा मेथड है बैलेंस करने का, तो आज हम एक मेथड बताएंगे। तो चलिए ये जो मेथड हम लोग क्लास 10th में यूज करते हैं उसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो जो यहाँ पे लिख रहे हैं मेथड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस, उस मेथड का नाम है हीट, ऐसे कोई मेथड नहीं है लेकिन हम लोग ऐसे नाम देते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड नाम देते हैं इसका बाबू। आपको क्या करना है हीट एंड ट्रायल करना है, ठीक है, वो बताऊंगा, आइडिया आपको दूंगा कि कैसे हीट एंड ट्रायल करना है। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, सपोज अभी इजी क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे। सपोज ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ पे हम लेते हैं आयरन है, ये आयरन सॉलिड लिया गया है और इसका रिएक्शन हम H2O को, आयरन जब है ना H2O को स्टीम से रिएक्शन करता है, यानी ये वेपर फॉर्म से रिएक्ट करता है बाबू। आयरन है से कोल्ड वाटर हॉट वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, ये स्टीम से रिएक्शन करता है, तो इसलिए गैस लिखा गया है यहाँ पे। और आपको बता दिए मेटल है, मेटल को जब वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो जो यहाँ पे ऑक्साइड बनेगा वो है Fe3O4 ये आपके पास, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये बता रहा है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ये आपका सॉलिड है। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये रिएक्शन पहले बैलेंस है कि नहीं, पहले चेक करिए कि ये बैलेंस है कि नहीं। अभी ये जो रिएक्शन है बाबू ये अनबैलेंस्ड है, ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। अब इसको क्या करना है बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे ध्यान देना है कि आपको देखिए आयरन लेफ्ट साइड में कितना है LHS में आयरन कितना है 1 एटम और राइट साइड में कितना है 3 एटम है। तो क्या करना है आपको इसको इक्वल करना है, देखिए आयरन को इक्वल करना है, तो आयरन कितना है 3 है, तो हम यहाँ पे हीट एंड ट्रायल करेंगे। अच्छा आपको बताए थे कि बैलेंस करने से पहले आपको क्या करना है कि जो है इसमें कोई चेंज नहीं लाना है, ये सब पहले आपको एज इट इज रहने देना है क्योंकि इसके फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। अब क्या करना है बैलेंसिंग में जो नंबर लगाते हैं वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, मतलब कोफिशिएंट में लगाते हैं कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट समझिए। तो देखिए आयरन यहाँ पे कितना है आयरन 1 है, यहाँ आयरन 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लगा दिए 3 आयरन लगा दिए, आयरन इक्वल हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन आयरन कितना था ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो क्या करेंगे 4 यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 4 लगा दिए तो 4 हो गया। अब क्या बच गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे। इस तरह से अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। तो अब ये बन गया बैलेंस, अब इसको हटा दीजिए, अब इसके जगह पे अब क्या हो गया ये रिएक्शन है वो क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। तो देखिए ये तो बोले सर आप बता दिए, पर कैसे करेंगे कैसे हीट एंड ट्रायल की यही से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड में आपको 2 बेसिक हिंट बता रहे हैं, ये हिंट ध्यान देना। कैसे हिंट में क्या करना है कि ये जो केमिकल रिएक्शंस है, जैसे फिर से मैं इसको हिंट के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए सेम रिएक्शन लिखते हैं Fe प्लस H2O से बन गया Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन बन गया। अब आपको पता है कि इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ये केमिकल फॉर्मूला, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब मैं ये ट्रिक बता रहा हूं कैसे ट्रिक यूज करना है। ये ट्रिक क्या है, ये हिंट क्या है, आप क्या करना है कि पूरा रिएक्शंस में सबसे पहले देखो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स कहाँ है। तो देखिए इसमें 1 एटम है, इसमें 3 एटम है, इसमें 3 और यहाँ पे 4, टोटल यहाँ पे कितना है 7 एटम्स है, यहाँ पे 2 एटम है। तो आपको देखना है कि सबसे पहले वहां जाइए जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। अब वहां पे क्या करना है कि जो सबसे लोवेस्ट नंबर एटम है, जैसे कि यहाँ पे आयरन है ऑक्सीजन यूज किया गया है, आयरन 3 है और ऑक्सीजन 4 है, तो आपको क्या करना है कि इसमें आयरन को पहले बैलेंस करना है, जो लोवेस्ट नंबर में है पहले उसको पहले क्या करेंगे लोवेस्ट नंबर, फिर उसी एटम में उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैलेंस करते जाना है। तो चलिए हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखने को क्या मिला सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम, उसमें लोवेस्ट नंबर कौन है आयरन।
आयरन लोवेस्ट नंबर में है, तो अब इसको आयरन को बैलेंस करना है, तो आयरन को बैलेंस करना है तो फिर से वही, इसलिए हम सबसे पहले आयरन का किए थे। ये आयरन है तो आयरन पे यहाँ क्या लगा दिए 3। अब आयरन बैलेंस हो गया, तो इसी में, इसी कंपाउंड में आपको देखना है कि आयरन के बाद दूसरा कौन सा एलिमेंट है जो इससे ज्यादा है, तो आ गया क्या, ऑक्सीजन। यहां से ऑक्सीजन आया कितना 4, तो अब 4 के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या कर दिए थे 4 कर दिए थे। अब इसे क्या हुआ कि हाइड्रोजन, अब बच क्या गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अगर बच गया तो देख रहे हैं यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो चुका है, और यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास H2 है और N2 है, हाइड्रोजन गैस है ये, जब ये नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है बाबू तो ये बन जाता है अमोनिया गैस, ये NH3 अमोनिया गैस है। अब देखिए इसको बैलेंस, देखिए अभी ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, इसको कैसे बैलेंस करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं करना हो, ठीक है। अब क्या करना है कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना दिख रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दिख रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 दिख रहा है, नाइट्रोजन कितना दिख रहा है 2। देखिए इन सभी में जाएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। अब उसमें से लोवेस्ट नंबर में कौन है, नाइट्रोजन। तो हम बोले थे कि सबसे ज्यादा पहले वहां जाइए जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, तो यहाँ पे देखिएगा 4 है, 3 और 1 4 एटम है, उसमें छोटा नंबर कौन है नाइट्रोजन का, तो सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो नाइट्रोजन यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब ये नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन कितना होगा 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे 6 करना है, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए 6 लगा दीजिए। तो ये था आपका बैलेंसिंग। ऐसे ही केमिस्ट्री के मजेदार लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई किसी टॉपिक में अगर कोई डाउट रह गया है तो उसको आप कमेंट में लिखकर बताएं, और मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए, ठीक है। थैंक यू।